हाय गाइस, दिस इज मी आनंद जैन। यू आर वाचिंग स्कूल सीरीज। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है गाइस? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसका क्या मतलब है गाइस? जब भी हम देखिए क्या होता है एक्चुअली में कि हमें ना किसी भी सर्किट के अंदर या तो कम रेजिस्टेंस चाहिए होता है या तो ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होता है। यही दो चीज हो सकती है। तो हम कम या ज्यादा करंट लेने के लिए क्या करते हैं, या तो सीरीज या तो पैरेलल में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसे हम रेजिस्टर्स कहते हैं, है ना। तो अगर हम अपनी तरफ से कोई रेजिस्टर्स लगा रहे हैं ताकि हमें सर्किट के अंदर कम या ज्यादा करंट चाहिए, तो दो तरीके हैं लगाने के, या तो उसे सीरीज में लगा दो या तो उसे पैरेलल में लगा दो। लेकिन कब हमें कम करंट मिलेगा, कब हमें ज्यादा करंट मिलेगा और कैसे हम रेजिस्टर्स को लगाएं, ठीक है। तो इसे देखो कि अगर आप रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाओ, किसमें लगाओ? सीरीज में, ऐसे लाइन वाइज, तो आप देखोगे कि रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। अभी आप सिर्फ समझिए कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। अभी हम पढ़ेंगे कि जब भी हम सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा? घटेगा। करंट क्या होगा? घटेगा। लेकिन अगर आप यहीं इन्हीं रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दें, किस में लगा दें? पैरेलल में, तो आप देख रहे हो कि रेजिस्टेंस घटेगा और करंट बढ़ेगा। बस आपको ये याद रखना है कि जब भी हम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है और करंट घटता है, लेकिन जब भी हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है और करंट बढ़ता है। अब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, है ना। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना होगा। तो चलिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमने 3 रेजिस्टर्स लगाए हैं। मान लीजिए क्लोज, है ना। हाँ, अब आप देखो गाइस, मान लेते हैं ये R1 रेजिस्टर्स है, ये R2 रेजिस्टर्स है और ये R3 रेजिस्टर्स। ये कुछ V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। अब आप देखिए गाइस, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है। तो आपको सीरीज के केस में याद रखना है एस आई। क्या याद रखना है? एस आई। एस फॉर सीरीज एंड आई फॉर करंट। इसका क्या मतलब है कि सीरीज में करंट सेम होता है। इसका क्या मतलब है? सीरीज में करंट सेम होता है। आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बना दिया मैंने कि एस आई, एस फॉर सीरीज एंड आई फॉर करंट। सीरीज में करंट सेम होता है, लेकिन क्यों सेम होता है ये भी जानना जरूरी है। तो गाइस देखो, जब करंट यहां से पास हो रहा है तो उसे पास होने के लिए कितने रास्ते मिल रहे हैं? तो गाइस, करंट को पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता मिल रहा है। कितने रास्ते मिल रहे हैं? एक ही रास्ता मिल रहा है। तो इस वजह से करंट जो है वो सभी रेजिस्टर्स के लिए सेम ही है। ठीक है, क्यों सेम है? क्योंकि करंट को पास होने के लिए एक ही रास्ता मिल रहा है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, क्योंकि हमने 3 रेजिस्टर्स लगाए हैं। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अब आप देखो गाइस कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ए पे, ए से बी पे, फिर या मान सकते हो सबसे ज्यादा पोटेंशियल ए पे, फिर बी पे, है ना, और फिर बी जो है वो सी से और फिर डी पे। आप इसे इस तरीके से अरेंज कर सकते हो कि VA is greater than VB and VB is greater than VC and VC is greater than VD। क्योंकि सबसे ज्यादा किस पे होगा? A पे, फिर उससे कम B पे, फिर उससे कम C पे और फिर उससे कम D पे। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का अरेंजमेंट था। तो क्यों? अगर मैं R1 रेजिस्टर्स की बात करता हूं, R1 रेजिस्टर्स के लिए, तो R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VA माइनस VB। क्यों होगा?
क्योंकि ए पे पोटेंशियल डिफरेंस मैंने हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ए पे पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू वी, तो R1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, VA माइनस VB। उसी तरीके से R2 के लिए कितना आएगा, R2 के लिए आ जाएगा आपका VB माइनस VC, और R3 के लिए कितना आ जाएगा गाइस, R3 के लिए आ जाएगा आपका VC माइनस VD, सॉरी यहाँ VD आएगा। अब गाइस आप देखो कि मान लेते हैं कि VA माइनस VB को हम V1, VB माइनस VC को V2 और VC माइनस VD को हमने V3 मान लिया। तो इसका मतलब R1 के लिए वोल्टेज जो है वो V1 हो गया, R2 के लिए V2 हो गया और R3 के लिए V3 हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है गाइस, अब हमने देखा है कि R1 के लिए भी करंट सेम रहेगा, R2 के लिए भी करंट सेम रहेगा और R3 के लिए भी करंट सेम रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं इसे रफ करता हूं। तो गाइज अगर सीरीज में करंट सेम है तो उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस हर किसी के लिए अलग अलग है। तो अगर मैं ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो वो कितना होगा, वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जितना हमने यहाँ सप्लाई दिया था वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, इतना तो कंफर्म है। अगर ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ क्या कहता था, V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V की जगह हम फॉर्मूले में रख देते हैं आई आर। गाइस यहाँ पे जो R है ना, वो R है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि टोटल रेजिस्टेंस है ना, टोटल रेजिस्टेंस अगर हम R निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, अभी हम देखते हैं, वो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, वो अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन हम यहाँ पे जो R लिख रहे हैं इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी ये R कितने रेजिस्टेंस के या किस तरीके से, किस मैथमेटिकल फॉर्म के तरीके से बराबर है। ठीक है गाइस, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब IR हमने लिख दिया। अगर मैं V1 की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, V1 की, तो V1 इज इक्वल टू, V1 के लिए करंट तो सेम ही रहेगा I, लेकिन R1 हो जाए R हो जाएगा R1। उसी तरीके से अगर मैं V2 की बात करूं तो करंट तो सेम रहने वाला है, लेकिन रेजिस्टेंस हो जाएगा R2। तो हम बोल सकते हैं V1 के लिए IR1, फॉर V2 IR2, फॉर V3 IR3। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, I कॉमन ले सकते हो, तो आपने I कॉमन ले लिया, आपके पास बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है गाइस, तो यहां से I कैंसिल हो गया, R की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि सीरीज में अगर हम कोई भी रेजिस्टर्स लगा रहे हैं और हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सभी रेजिस्टर्स की वैल्यू को ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, है ना, हमें नहीं मालूम कितने हैं, लेकिन n नंबर की बात कर रहे हैं, तो n नंबर्स के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 और अप टू कहां तक चला जाएगा, Rn तक। कहां तक चला जाएगा, Rn तक। लेकिन अगर मैं एक बात कहता हूं, एक ट्रिक है कि कभी कभार पेपर में पूछ लेते हैं, मान लो कि किसी भी सीरीज में सिर्फ 2 ओम के रेजिस्टर्स लगाए गए, मतलब सेम वैल्यू के रेजिस्टर सीरीज में लगाए गए हैं, तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो कितने भी नंबर्स लगाए गए हो, जितने भी लगाए गए हो, n इंटू आर कर दो, यानी जितने रेजिस्टर्स दिए गए हैं इनटू में जितने रेजिस्टर्स की वैल्यू है ना, यानी मान लो यहाँ पे कितने रेजिस्टर्स है, 1 2 3, तो 3 इंटू वैल्यू क्या है 2, तो 3 2 जा 6, यानी इस रजिस्टर सर्किट के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो कितना निकल के आ जाएगा, 6 ओम। ये कब फॉर्मूला यूज करना है, n इंटू आर वाला, जब हमारे सर्किट के अंदर सेम वैल्यू वाले रेजिस्टर्स फिट हो सीरीज में। और ये था आपका सीरीज का मतलब, जिसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है गाइस, तो इसे उतार लो। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, क्योंकि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है उसमें ही थोड़ी बहुत दिक्कत आती है समझने में, और उसमें मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले ड्राइव करके दे दूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, ताकि आप आसानी से निकाल सकते हो।
तो इसे मैं रफ करता हूं। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझना चाहते हैं तो गाइस देखिए, ये आपने पैरेलल में फिट कर दिया, ठीक है गाइस। मान लीजिए ये आपने पैरेलल में फिट किया है, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना, हमें समझने से मतलब है। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया आपके लिए R3। अब देखिए गाइस पैरेलल के केस में क्या याद रखना है, PV। अब आप समझ गए PV का क्या मतलब है, P फॉर पैरेलल एंड V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पैरेलल में सभी रेजिस्टर्स के लिए क्या सेम रहने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, देखिए करंट क्यों नहीं सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट को पास होने के लिए कितने रास्ते मिल रहे हैं, 3 रास्ते, ये मतलब करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, करंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा हमें नहीं पता, लेकिन करंट डिवाइड हो जाएगा, तो करंट सेम रहने वाला नहीं है। तो हम मान लेंगे कि फॉर R1 करंट कितना I1, फॉर R2 करंट कितना I2, फॉर R3 करंट जो है वो I3। लेकिन आप देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है, क्योंकि मान लीजिए ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, R1 के लिए भी यही 2 पॉइंट है, R2 के लिए भी यही 2 पॉइंट है और R3 के लिए भी यही 2 पॉइंट है। इसका मतलब इन सभी रेजिस्टर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के 2 ही पॉइंट है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सभी रेजिस्टर्स के लिए सेम ही रहेगा पैरेलल के केस में। करंट डिवाइड हो गया, करंट कैसे डिवाइड हुआ, करंट डिवाइड हो गया I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी तरीके से डिवाइड हुआ। ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया और V वोल्टेज मिल रहा था और I करंट मिल रहा था, तो हमें ओम्स लॉ पता है V इज इक्वल्स टू IR, और यहां से अगर हम I निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा V बाय R। ठीक है, तो हमने I की जगह क्या रख देना, V बाय R। अब I1 के लिए क्या हो जाएगा, V बाय R1, क्योंकि I1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही है, चेंज तो हुआ नहीं, लेकिन रेजिस्टर की वैल्यू R1 है। फॉर I2 पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही है, लेकिन I2 के लिए रेजिस्टर्स की वैल्यू क्या है, R2। फॉर I3 V सेम है, लेकिन रेजिस्टर्स की वैल्यू है R3। ठीक है, V बाय R हो गया, V हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है गाइस, अब V ने V को कैंसिल कर दिया, तो 1 बाय R किसके बराबर हो गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। लेकिन हमें नहीं पता कि कितने रेजिस्टर्स लग सकते हैं एक सर्किट के अंदर, मान सकते हैं n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगे हो, तो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे 1 बाय R2 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R2 है यहाँ फॉर R3, और अप टू कहां तक चला जाएगा, 1 बाय Rn। अब आप ध्यान दें तो ये रेसिप्रोकल में है ना, बाद में हमें इसे रेसिप्रोकल से हटाना होगा, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को एक ट्रिक दूंगा, ठीक है, जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं अभी आपको बता दूं कि मान लो जैसे हमने सीरीज के केस में देखा था कि सेम वैल्यू वाले रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दिया गया। मान लो कि सेम वैल्यू वाले रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दिया जाए। अगर सेम वैल्यू वाले रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा देंगे, मान लो कि ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, n बाय r यूज करके। n का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स यानी 2 अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर इज व्हाट, 2। 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया यानी 1 ओम। यानी इस ओवरऑल सर्किट के अंदर जो हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 1 ओम। कितना आया, 1 ओम। तो ये फॉर्मूला याद रखना, जब सेम वैल्यू वाले रेजिस्टर्स को किस में लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है गाइस, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहां से क्लियर हो रहे हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं कुछ
ट्रिक क्या कहता है, मान लो आपको एग्जाम में क्या मिलता है, या तो 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए मिलेंगे या तो 3 मिलेंगे। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, आप उसे एग्जाम में अप्लाई करेंगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मैं एक ड्राइव करके दे रहा हूं आपको फॉर्मूला, आप यूज कर सकते हो। मान लो कि 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हो, तो ओवरऑल रेजिस्टर का क्या फॉर्मूला होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। जब अगर 2 रेजिस्टर सिर्फ पैरेलल में लगे हुए हो, तो आप देखो कैसे ड्राइव होगा, 1/R इज इक्वल्स टू, अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या होगा, R1 R2, ऊपर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। जब आप इसे रेसिप्रोकल से हटाओगे तो R बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, R1 R2, और ऊपर जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया, यानी R1 प्लस R2। देखिए गाइस कितना सिंपल हो गया। जब भी आपको 2 रेजिस्टर्स मिलेगा तो आप आसानी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख दो, दोनों ही रेजिस्टर्स की वैल्यू को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख दो और डिवाइड कर दो, आंसर आपका तुरंत आ गया। आप एग्जाम में डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब मान लो कि 3 हो तो कैसे ड्राइव करेंगे, तो 3 का भी मैं ड्राइव करके आपको दिखा देता हूं। तो गाइस देखो, अगर आपके पास 3 है तो आप क्या लिखोगे, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही तो लिखोगे। अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, R1 R2 और R3। अच्छा ठीक है, R1 के नीचे R1 है, क्या बच गया R2 R3, R2 के नीचे R2 है तो क्या बच गया R1 R3, ठीक है। R3 के नीचे R3 तो मिल गया, क्या बच गया R1 R2, तो R1 R2, क्यों, क्योंकि ऊपर तो 1 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, अब हम रेसिप्रोकल से हटाएंगे तो ये जो डिनोमिनेटर था ये न्यूमरेटर में चला गया, R1 R2 R3, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में, तो इसे सिंपली लिख लेते हैं R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। देखिए गाइस कितना सिंपल हो गया, आप डायरेक्ट बता सकते हो कैसे। अगर 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हो तो आप क्या करोगे, तीनों को ही मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखोगे। क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखना है, और पहले दूसरे को मल्टीप्लाई करके प्लस दूसरे तीसरे को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे और पहले को मल्टीप्लाई करके उनको जोड़ के कहां रखना है, डिनोमिनेटर में। देखो मैं करके बताता हूं, आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत टफ होगा। मान लो कि 2 ओम 4 ओम और 5 ओम, ये 3 रेजिस्टर्स किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में, और मुझे ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो कैसे करना है, पहले तो मैंने क्या बताया, R1 R2 R3, यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 ओम आ गया, ठीक है। उसके बाद पहले दूसरे को मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 2 जा 8, प्लस दूसरे तीसरे को करना है 5 4 जा 20, प्लस फिर पहले और दूसरे को, तीसरे और पहले को करना है, यानी 5 2 जा 10। अब सभी को ऐड कर दो, 20 10 30 8 38। अब इनको डिवाइड करके आप लिख दो। देखो कितना सिंपल और कितना फास्ट था। तो आप ऐसे याद रख सकते, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ता और फिर सॉल्व करना पड़ता। तो इसी वजह से हमें जल्दी से जल्दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया काम तमाम, ठीक है। अब रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल कैसे करना है हमें, जो करंट निकालना होता है या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, इन सब पे है ना पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो देखेंगे, एक एक सर्किट डायग्राम को समझेंगे, एक वीडियो में एक सर्किट डायग्राम, दूसरे वीडियो में दूसरा सर्किट डायग्राम, ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है।